नमस्कार। आज हम लोग पुनः जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 है, उसके अंतर्गत जो बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय सेमेस्टर है, उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। वो सिलेबस जो कि इसके पहले हम लोगों ने अपने पहले के वीडियो में देखा कि किस प्रकार से प्रथम वर्ष का जो प्रथम सेमेस्टर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें कौन कौन से विषय, कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं। ये दूसरा जो सेमेस्टर है उसमें 1206 के बाद से और बेसिकली 1757 तक जो प्लासी का युद्ध है वहाँ तक के पूरे इतिहास को जो है 8 यूनिट में बांट करके अध्ययन इसमें किया जाता है। और प्रत्येक यूनिट, पहला यूनिट जो 1206 से प्रारंभ होता है, इसमें पहले हम जो अली तुर्क हैं, जो प्रारंभिक तुर्क हैं, जिसमें इल्तुतमिश, उसके पहले ऐबक, रजिया, इनको देखते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। और खिलजी, ये पहले यूनिट में इन 4 टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से गोरी के बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और वो किस प्रकार से भारत में अपने भूमि को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और उसमें ऐबक की क्या भूमिका है, उसमें इल्तुतमिश की क्या भूमिका है, उसमें रजिया किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाती हैं। और रजिया सुल्तान के अतिरिक्त फिर उसमें बलबन की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। बलबन ने लंबे समय तक पहले नायब के रूप में और इसके बाद स्वयं जो है एक बड़े क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया। तो प्रारंभिक जो तुर्क हैं और खिलजी में मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी को का प्रभाव, उनका जो है जो उनके द्वारा जो आक्रांत क्षेत्र हैं उसका अध्ययन हम करते हैं। प्रथम जो यूनिट है, जो प्रथम सिलेबस का जो हमारे प्रथम सेकंड सेमेस्टर का जो प्रथम यूनिट है, उसमें हम अर्ली तुर्क और खिलजी पर अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो यूनिट द्वितीय है, दूसरा यूनिट है, उसमें हम चर्चा करते हैं तुगलकों पर। मुख्य रूप से जो 3 तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये 2 हैं। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक को भी प्रारंभ में देखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी नहीं है। सबसे ज़्यादा जिस पे टॉपिक पे जिस पे ध्यान देना है वो मोहम्मद बिन तुगलक है, जिनकी कुछ 4 योजनाओं पे चर्चा होती है। किस प्रकार से वो राजधानी परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं, या वो सिक्कों का प्रचलन करते हैं, या इसके बाद वो विजय के लिए प्रयास करते हैं। राजधानी परिवर्तन के अतिरिक्त उनकी एक योजना जो है दोआब में कर वृद्धि की भी थी। और उत्तर भारत की ओर उनका जो है कश्मीर और उस क्षेत्र में जो आक्रमण की योजना बनाई थी, उस 4 विशेष योजनाओं के अंतर्गत हम जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हम फिरोज शाह तुगलक को देखते हैं, जो बाद में जो है सत्ता में आते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों लोगों को तुगलक वंश के अंतर्गत तुगलक डायनेस्टीज़ में देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भारत की भूमि पर अपना जो है प्रभाव छोड़ा। इसके बाद लोदी वंश महत्वपूर्ण आता है। लोदियों में भी बेसिकली हम इब्राहिम लोदी के साथ जो पानीपत का युद्ध है, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, 2 लोदियों का अध्ययन हम करते हैं इसमें बेसिकली। और इसमें भी इब्राहिम लोदी का कालखंड बाबर के साथ जो पहला पानीपत का पहला बैटल होता है, उसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। तो 2 यूनिट में हम बेसिकली जो है अली तुर्क्स को देखते हैं, खिलजीज को देखते हैं, और इसके बाद जो है तुगलक वंश और लोदी वंश, ये 2 यूनिट में इनका हम अध्ययन करते हैं। फिर आगे के जो यूनिट्स हैं उसमें तीसरे यूनिट में हम बाबर, हुमायूं और शेरशाह, इनके काल को, इनके जो है कालखंड का अध्ययन करते हैं। बाबर ने किस प्रकार से जो है भारत में अपना जो है आक्रमण करते हैं, किस प्रकार से वो जो सत्ता के स्थापना का प्रयास करते हैं। और हुमायूं का प्रारंभिक कालखंड जब वो संघर्षरत हैं, शेरशाह के साथ उनका संघर्ष होता है। तो ये बेसिकली कालखंड है। शेरशाह को भी जब हम देखते हैं तो शेरशाह के अंतर्गत हम उनके राजस्व व्यवस्था के विशेष संदर्भ का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को राजा टोडरमल की सहायता से जो है प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बेहतर जो है उसकी स्थापना हो सके। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बाबर और हुमायूं, शेरशाह सूरी का प्रशासन, ये कुछ कालखंड जो है इसको हम यूनिट 3 में पढ़ते हैं। यूनिट 4 में जब हम आते हैं तो हमारा अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वो हुमायूं के समय तक का बीत चुका होता है। अब हम अकबर
और जहांगीर, अकबर से लेकर बेसिकली जहांगीर और शाहजहां, इन तीन का अध्ययन करते हैं। और उसमें भी अकबर की जो राजपूत पॉलिसी है, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी है, जो उनका धार्मिक नीति है, उनका जो मनसबदारी सिस्टम है, उसको लेकर के हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। उनका जो है राजपूत पॉलिसी के साथ साथ महाराणा प्रताप के साथ जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उस युद्ध को भी हम जो है इस सिलेबस में इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो ये तीसरा यूनिट जो है, चौथा यूनिट जो है, ये इस रूप में जो है हमारे सामने आता है। तो 4 यूनिट में हम जो है अकबर से लेकर शाहजहां तक का कालखंड पूरा अध्ययन कर लेते हैं। 5वीं यूनिट में हम औरंगजेब का अध्ययन करते हैं। पूरा यूनिट औरंगजेब के नीतियों को लेकर के है, उनकी राजपूत पॉलिसी, उनकी जो है रिलीजियस धार्मिक नीति क्या रही, इस चीज़ को लेकर के उनका भाइयों के साथ उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है उसका अध्ययन करते हैं। और मुग़ल का जो डिक्लाइन होता है इनके कालखंड के बाद, औरंगजेब के बाद, इसका भी अध्ययन इस हम यूनिट में करते हैं। तो मुग़लों के पतन के क्या कारण हैं, इसका भी अध्ययन हम इसी में करते हैं। तो 5वीं यूनिट में हम औरंगजेब तक का अध्ययन कर लेते हैं। छठा यूनिट जो है वो पूरी तरह से मराठों के उत्कर्ष, उनकी साम्राज्य स्थापना, शिवाजी के कालखंड, मुग़लों के साथ उनका किस प्रकार का संबंध था, उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उनके जो राजस्व व्यवस्था है उस पर, उनके प्रशासन पर, इन सब पर, और जो लेटर जो मुग़ल थे, जो उत्तरवर्ती मुग़ल थे, इन पर जो है उत्तरवर्ती मुग़ल अर्थात जो न मोहम्मद शाह रंगीला है या फर्रुखसियर है, या जो वो दोनों जो सैयद बंधु हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो है किस प्रकार से वो शासन के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं और अपने द्वारा जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, इन सब का अध्ययन जो है हम उत्तरवर्ती मुग़ल और इसमें करते हैं। तो यूनिट 6 में हम मराठों के उदय, उत्कर्ष और इनको लेकर के हम पूरा अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम एक जो 7वां यूनिट है वो पूरी तरह से डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स को लेकर के है। बेसिकली जो है मुख्य रूप से जो स्थापत्य का विकास हो रहा है या स्थापत्य किस प्रकार से दिखने को मिल रहा है मुग़ल काल में या मध्यकाल में, उसके अध्ययन को देखते हैं। और चित्रकला का जो प्रभाव देखने को मिलता है मिडिवल पीरियड में, उसका अध्ययन हम जो है इस 7वीं यूनिट में करते हैं। 8वां यूनिट जो है वो सूफीवाद और जो भक्ति आंदोलन है उसको पूरी तरह से कवर करता है। उसमें हम सूफीज़म को पढ़ते हैं और साथ साथ जो भक्ति काल है, जो भक्ति मूवमेंट चला, भक्ति आंदोलन चला, उसके जो संत थे, उसके जो कवि थे, उन लोगों ने किस प्रकार से उत्तर भारत में भक्ति के माध्यम से जो है स्ट्रेंथनिंग की, एकीकरण का प्रयास किया, पूरे देश को जो है सांस्कृतिक रूप से जो है भक्ति के माध्यम से एकीकृत करने का प्रयास किया। उस समय जबकि तुर्कों का आक्रमण हो रहा था, जब मुग़लों का आक्रमण हो रहा था, जब जो है खिलजियों का आक्रमण हुआ और भारत पूरी तरह से आक्रांत रहा, ऐसे समय में भक्ति आंदोलन ने जो साउथ से चल के पूरे उत्तर भारत तक जो है उसका प्रभाव देखने को मिलता है और पूरा देश जो है भक्ति के मूवमेंट से, भक्ति के आंदोलन में जो है रंग जाता है। और सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इस तरह के मीराबाई, सभी लोगों ने जो है जो संगीत के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, या रामानुजाचार्य थे, शुरू में देखा जाए तो रामानंद जी थे, इन सभी लोगों ने, शंकराचार्य जी ने, इन सभी लोगों ने जो एक जो है भूमिका बांधी देश की एकीकरण की, सांस्कृतिक रूप से भक्ति काल के रूप में, भक्ति मूवमेंट के रूप में, भक्ति आंदोलन के जरिए। तो ये सब जो है, ये पूरा अध्ययन जो है हम 1757 तक मुख्य रूप से, जो उत्तर मुग़ल जब आते हैं और जब प्लासी का युद्ध हो रहा है 1757 में, तब तक का अध्ययन मुख्य रूप से हम जो है इसमें करते हैं। इसमें हम नादिर शाह के आक्रमण का भी अध्ययन करते हैं, जो कि 1740 में होता है, 39 में होता है। ये नादिर शाह के आक्रमण का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो जो सेकेंड सेमेस्टर है प्रथम वर्ष का, इसके अंतर्गत हम 1206 से लेकर, यानी 1206 1206 AD से 1757 AD तक का हम अध्ययन करते हैं। और इसमें 1206 में चूंकि ऐबक एक प्रकार से गौरी के शासक के रूप में, गौरी के जो है सेनापति के रूप में, उनके जो है प्रतिनिधि के रूप में अपना जो है भारत पर प्रभाव जमाना प्रारंभ करता है, तो वहाँ से उस अध्ययन को हम करते हैं, अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और 1757 तक पूरा इतिहास जो है हम इसमें कवर करते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है खिलजी हैं, तुर्क हैं, तुगलक हैं,
लोधी वंश है, ये लोधी डायनेस्टी, इन लोगों का प्रारंभिक जो दिल्ली, जिसको सल्तनत भी कभी कभी हम कहते हैं, इस सुल्तानों के सुल्तान, चूँकि उनको हम नाम दिए, इतिहासकारों ने उनको सुल्तान नाम दिया, तो एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत उसको कह सकते हैं जब तक कि लोधी वंश का पतन होता है। तो दिल्ली सल्तनत कालखंड और इसके बाद मुग़ल, तो मुग़ल और इनका अध्ययन बेसिकली जो है उत्तरवर्ती मुग़ल तक आते हैं हम। तो जो द्वितीय सेमेस्टर है वो बेसिकली इन्हीं दोनों के बीच का एक अध्ययन प्रस्तुत करता है। हम छात्र, जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, इसका अध्ययन करते हैं और एक इतिहास के प्रति एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो इस सिलेबस को हमको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी हमको चिंतन करना होगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, आर्किटेक्चर से या चित्रकला से या मुग़ल प्रशासन से या सामाजिक जो दशा है उस समय की, चाहे स्त्रियों की दशा है, चाहे अन्य कृषकों की दशा है, या जो उस समय के कुछ उद्योग धंधे विकसित हुए, इन सब को लेकर के, चाहे वो सामान्य हमारी विश्वविद्यालय जो परीक्षा है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो अकादमिक के अलावा जो सिविल सर्विसेज में प्रश्न आते हैं, वो कुछ इन्हीं चीज़ों को लेकर के रहते हैं। चाहे वो शेरशाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से हो, चाहे वो अकबर की मनसबदारी प्रथा हो, चाहे वो राजपूत पॉलिसी हो, चाहे वो भक्ति मूवमेंट हो, चाहे वो सूफी आंदोलन हो, इस प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं जो है पूछे जाते हैं हमारे विश्वविद्यालय परीक्षा के प्रणाली में और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में भी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, इसका अध्ययन हमें बहुत ही सजगता से करना होगा और इसको ध्यान में रख करके हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम इसी के साथ ये एपिसोड, ये वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगले अपने वीडियो में मैं बीए जो 3rd सेमेस्टर है उसके सिलेबस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।